तो आपको लगता है कि सिंगरौली को मध्य प्रदेश में होना चाहिए या उत्तर प्रदेश में होना चाहिए था? ये बताइए कि आप मध्य प्रदेश में कृषि आर्थिक सर्वेक्षण सबसे पहले कब जारी किया था? युवाओं में नशाखोरी की समस्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। ऐसे में आपको लगता है पुलिस प्रशासन कुछ योगदान दे सकता है इस समस्या का निदान करने में? तो गांधी जी बड़े परेशान रहते थे खजुराहो से। क्या कहा था खजुराहो के बारे में गांधी जी ने? सर। कम इन। नमस्ते सर। नमस्ते मैम। नमस्ते, बैठिए। रोहित, अपना परिचय दीजिए। सर, मेरा नाम रोहित कुमार उपाध्याय है। मैं ग्राम बुरकुट, जिला सिंगरौली का निवासी हूँ। मैंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा डिपॉल स्कूल से की है। उसके बाद मैंने अपना ग्रेजुएशन इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी से किया है। मेरी हॉबीज़ है स्पीचेस और इंटरव्यू सुनना, और मैं मध्य प्रदेश पुलिस सेवा में अपनी सेवा देना चाहता हूँ। पुलिस सेवा आपकी पहली वरीयता है? यस सर। बाकी सेवा अगर मिल गया तो नहीं जाएंगे या जा सकते हैं? सर जाएंगे, पर सर जैसे कि अभी मेरे 2 मेंस और पेंडिंग है, तो मुझे उम्मीद है कि इस बार हो जाएगा। अगर इस बार नहीं भी हुआ तो अगली बार तो हो ही जाएगा। इतना आश्वस्त रहने के पीछे कारण क्या है? सर मैंने अपने मेंस का आकलन किया है। मेंस में मेरी परफॉर्मेंस अच्छी रही है, इसलिए मुझे लगता है कि मिल आप सिंगरौली जिले के रहने वाले? यस सर। माड़ा की गुफाएं क्या है? सर ये माड़ा की गुफाएं 7th-8th सेंचुरी की गुफाएं हैं, जो माड़ा में लोकेटेड हैं। ये मुख्य रूप से हैं गणेश माड़ा, विवाह माड़ा, शंकर माड़ा, ये गुफाएं हैं सर। रावण माड़ा भी है? यस सर, रावण माड़ा भी है। क्या विशेषता है उसकी? सर ये रॉक कट हैं, और इसमें सर स्कल्पचर्स हैं, और सर वही है कि सर मतलब क्वाड्रेंगुलर हैं, और पिलर्स हैं उसमें। सर यही इतना ही याद करवा रहा हूँ अभी। घुमा है, जाके देखा है? हाँ सर। क्या उसमें कोई भित्ति चित्र भी है? सर चित्र नहीं है सर, पर वो कार्विंग है, स्कल्पचर्स हैं सर। स्कल्पचर्स है? यस सर। किन्होंने बनाया था ये सब? सर इसकी जानकारी तो नहीं है। वहाँ लिखा हुआ है अभिलेख पर? हाँ, वहाँ अभिलेख पे लिखा हुआ है? हाँ सर, अब लिखा हुआ है, पर फोटो भी खींची थी, पर सर पढ़ नहीं था। अच्छा, ठीक है। ये बताएं कि आपके जिले से कौन कौन से राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरते हैं? सर मुख्य रूप से तो मुझे एक ही याद है, NH-39 सर। और स्टेट हाईवे कौन कौन सा गुजरता है? सॉरी सर, नहीं पता। स्टेट हाईवे है कि नहीं? सर मतलब मैंने ऊपर से मतलब सर्च किया था तो नहीं मिला था, बहुत बारीकी से देखा भी नहीं है मैंने। अच्छा, ये बताएं कि आपके जिले के आसपास अन्य कौन से जिले हैं? सर मतलब मध्य प्रदेश का जिला है सीधी, छत्तीसगढ़ से लगा सूरजपुर, और उत्तर प्रदेश का सोनभद्र। तो आपको लगता है कि सिंगरौली को मध्य प्रदेश में होना चाहिए या उत्तर प्रदेश में होना चाहिए था? सर नहीं सर, मध्य प्रदेश में ही होना चाहिए, और इसीलिए मध्य प्रदेश में है भी। सांस्कृतिक तौर पर तो वो उत्तर प्रदेश से मिलता है। सर मतलब मिक्सचर है सर, जैसे कि सिंगरौली की जो तहसीलें हैं, तो सर जो चितरंगी वाली तहसील है और देवसर की जो तहसील है, उसका अगर आप कल्चर देखेंगे तो वो MP से ज़्यादा मिलता है। पर जो सिंगरौली बॉर्डर से सटी हुई जो तिलगवां पे लगती है सिंगरौली नगर, उसका जो कल्चर है सर, वो UP से मिलता हुआ है। अच्छा, वहाँ कोयले के खदान में काफ़ी लोग कार्य करते हैं। किस किस्म का कोयला मिलता है वहाँ? सर बिटुमिनस कोयला है सर। अच्छा, और उसकी क्या उपयोगिता है? सर मुख्य रूप से उसका उपयोग है एनर्जी जनरेशन के लिए किया जा रहा है सर। अच्छा, कहाँ कहाँ सप्लाई होता है वो कोयला? सर पहले तो जो वहाँ 4 लोकल पावर प्लांट है वहाँ सप्लाई होता है सर, और उसके बाद अदर स्टेट में, जैसे कि एक राजस्थान में जाती है और एक तेलंगाना में को ले जाते हैं। और वहाँ जो बिजली बनती है वो कहाँ जाती है? बिजली तो सर वो भी राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना। मध्य प्रदेश में नहीं आती? मध्य प्रदेश में भी प्रयोग होती है सर। ठीक है। मेरा अंतिम प्रश्न रोहित, मध्य प्रदेश का GDP बहुत अच्छा नहीं है पड़ोसी प्रांतों के मुकाबले, उत्तर प्रदेश वगैरह राजस्थान के मुकाबले। क्या कारण है? मध्य प्रदेश का कुल उत्पादन क्यों अभी भी कम रह गया है? सर अभी वर्तमान में तो सुधार हुआ है सर, जैसे कि अभी मध्य प्रदेश इंडिया में 4.4% की GDP कंट्रीब्यूट करता है, तो स्लोली इम्प्रूव कर रहा है। पर सर जैसे कि कहा गया था कि मध्य प्रदेश बीमारू राज्य में था, और सर एग्रीकल्चर डिपेंडेंस थी, और सर फॉरेस्ट का डोमिनेंस था, और सर जियोग्राफिकली हम देखें तो लैंडलॉक था, तो पोर्ट्स नहीं थे, और हिस्टोरिकली भी पिछड़ा रहा है, मतलब ब्रिटिश कॉलोनीज के टाइम से ही। और सर फिर हेल्थ का इशू गया, और रोज़गार सृजन नहीं हो पाए, और सर हेल्थ स्किल्स का इशू रहा।
परंतु सर अभी जैसे एमपी गवर्नमेंट ने मध्य प्रदेश आत्मनिर्भर पॉलिसी लाई है और स्टार्टअप पॉलिसी लाई है, तो स्लोली हम इम्प्रूव कर रहे हैं सर। सबसे ज़्यादा दोषी किसे मानते हैं इसके पिछड़ेपन के लिए? सर अब ऐसे में किसी को दोषी नहीं मानना चाहिए, मतलब कई सारे फैक्टर्स रहे, तो पर हम धीरे धीरे इम्प्रूव कर रहे हैं। तो ठीक है भाई, धन्यवाद। रोहित, आपके नाम का क्या अर्थ निकलता है? मैम सूरज की पहली किरण। अच्छा, आप ये बताइए कि प्रशासन में जाने के बाद या पुलिस सेवा जिसमें आप जाना चाहते हैं, उसमें जाने के बाद आप इस सूरज की पहली किरण को कहाँ पहुँचाना चाहेंगे? मैम सूरज की मतलब कि पहला तो कि सर जो मेरा फोकस होगा कम्युनिटी पुलिसिंग पे मैं फोकस करूँगा, और मैं पुलिस सेवा भी मैं मुख्य रूप से नक्सल क्षेत्र में कार्य करना चाहता हूँ। तो मेरा फोकस रहेगा बालाघाट, मंडला, डिंडोरी, तो वहाँ मैं काम करना चाहूँगा। सिविक एक्शन प्रोग्राम के थ्रू मैं काम करूँगा, और सर मैं जितना भी हो सके जनजातीय इंटीग्रेशन पे काम करना चाहूँगा। अच्छा, ठीक है। ये बताइए कि आपने लिखा है आपको इंटरव्यूज़ देखना और स्पीचेस देखना पसंद है। इंटरव्यूज़ देखकर या स्पीचेस देखकर किसी आदमी को क्या सीखने को मिलता है? मैम जैसे कि एक तो पहला तो एक पर्सनल स्ट्रेंथ आती है, जैसे कि हम किसी का भी इंटरव्यू सुनते हैं, जैसे कि मैंने एक वरुण बर्नवाल सर का सुना था, तो वो कैसे मतलब स्थितियों से फाइट करके आना चाहिए। दूसरा कि मैम जैसे कि अब एक्सपर्टीज़ बढ़ती है, जैसे कि अब मुझे पुलिस सेवा में जाना है, तो मैं प्रकाश सिंह सर के इंटरव्यूज़ काफ़ी सुनता हूँ। और उसके बाद मैं कैसे काम करना है, प्रेशर को कैसे हैंडल करना है, ऐसी चीज़ें हम मैं स्पीचेस और इंटरव्यू से, और इससे फिर नॉलेज बेस भी एक्सपांड होता है कि मतलब वर्ल्ड में क्या चल रहा है, उस पर भी मतलब समझ बढ़ती है। ठीक है, तो आप मुझे ये बताइए कि आपने क्योंकि बहुत सारे आईपीएस ऑफिसर्स के इंटरव्यू सुने, आपने जैसा बताया स्पीचेस सुने, अब नक्सल प्रभावित एरिया में आपकी पोस्टिंग हो गई और आपको पता है वहाँ पे नक्सली एक्टिविटीज़ हैं और आपको उसको सही रखने के लिए फिर तो आपने कोई एक्शन प्लान भी बना लिया होगा। हाँ मैम। रिवील करना चाहेंगे हम लोग के साथ? क्यों नहीं मैम। सर जैसे कि मैंने दिनेश सर का इंटरव्यू सुना था, तो उन्होंने बोला था कि ह्यूमन इंटेलिजेंस इज़ द बेस्ट इंटेलिजेंस, और नक्सल एरिया में ये और काम आएगी। तो मेरा पहला फोकस रहेगा कि मैं जो भी अपने ट्राइबल भाई बहन हैं उनसे एक अच्छा संबंध स्थापित करके, पहला मेरा फोकस होगा इंटेलिजेंस। दूसरा है कि यह गवर्नमेंट के द्वारा सिविक एक्शन प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, तो मेरा कोशिश रहेगी कि मैं सिविक एक्शन प्रोग्राम में अच्छे से इंटीग्रेट होकर ट्राइबल इंटीग्रेशन हो सके। उसके बाद मैम जो सीआरपीएफ की बटालियन है कोबरा और एमपी की एंटी हॉक फोर्स है, उससे कोऑर्डिनेशन बैठा के, मतलब जैसे कि दो प्रकार के नक्सली हैं, एक है मजबूत नक्सली, एक है मजबूत नक्सली। तो जो मजबूत नक्सली होंगे उन पे हम काउंटर ऑपरेशंस लॉन्च करेंगे, और जो मजबूत नक्सली हैं उनका हम सरेंडर पॉलिसी के थ्रू इंटीग्रेशन करेंगे। बढ़िया। आपने रॉ और आईबी का नाम भी सुना होगा? यस सर। क्या है? रॉ इंटेलिजेंस विंग है जो 1969 में स्थापित हुई थी। ये एक्सटर्नल इंटेलिजेंस को देखती है, और इंटेलिजेंस ब्यूरो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर काम करती है। ये इंटरनल इंटेलिजेंस को देखती है। ठीक है, ये बताइए कि आप मध्य प्रदेश ने कृषि आर्थिक सर्वेक्षण सबसे पहले कब जारी किया था? 2012 में। 12 में। मध्य प्रदेश के अलावा और किन किन राज्यों ने जारी किया है? एक राज्य मैं याद कर पा रहा हूँ, राजस्थान। अच्छा, ठीक है। कब जारी किया था राजस्थान ने? सॉरी मैम, कोई बात नहीं। रोहित, ये बताइए G20 की अध्यक्षता मिली भारत को, और उसके बाद G20 की बैठकें भारत के अलग अलग शहरों में आयोजित हुई। मध्य प्रदेश में G20 की कितनी बैठकें हुई? मैम एग्जैक्ट नंबर तो याद नहीं है, पर एक इंदौर में हुई थी एग्रीकल्चर के लिए, एक खजुराहो में हुई थी कल्चरल ग्रुप की, और एक भोपाल में हुई थी, पर उसका नाम नहीं याद आ रहा है। आप नाम नहीं याद कर पा रहे हैं, ठीक है। ये आपने सर से बात करते हुए बताया था कि सिंगरौली के कौन से क्षेत्र की संस्कृति मध्य प्रदेश से मिलती है और कौन से क्षेत्र की उत्तर प्रदेश से। अगर मैं आपसे ये बोलूँ कि आप हमें कुछ विभाजन करके बता पाएँ कि दोनों की संस्कृतियों में एक्चुअली अंतर क्या है जो आपको दिखाई देता है? यस मैम, मैं बता सकता हूँ सर। मैम जो सबसे बड़ा अंतर है वो बोली का अंतर है। जैसे कि जो मैंने तहसील बताई थी चितरंगी और देवसर की तहसील, वहाँ जो भाषा चलती है वो बघेली चलती है, और जो मेन सिंगरौली की जो भाषा है वो सोनभद्र से मिलती है, वो बनारसी और भोजपुरी की जैसी है। फिर दूसरा में खाने का फ़र्क है, जैसे कि जो देवसर और चितरंगी तहसील है वहाँ डुबकी भात, इरहर ज़्यादा चलता है, और जबकि जो सिंगरौली नगर है उसमें सर मैम जैसे कि वो चावल दाल तो चलता ही है, दाल भात, और मतलब जो बनारस वाले व्यंजन है ऐसे जैसे कि चौसेला हो गया, ये सब ज़्यादा चलता है। सही है। ये बताइए कि रोहित जी, कि अगर जो है मैं आपसे, आपने जैसे कुछ इधर के डिशेस के नाम लिए, कुछ उत्तर प्रदेश के डिशेस के नाम लिए, और बोलियों के भी नाम लिए, आप कौन सी बोली बोलते हैं इनमें से? मैम मैं तो यूपी वाली बोली बोलता हूँ, जो भोजपुरी। हाँ भोजपुरी। तो आप मुझे कुछ अपनी बोली में बोले जाने वाली मुहावरे या कहावतें बता सकते हैं?
मतलब एक तो मुहावरा है कि मतलब एक ऐसा मतलब ऐसा कहा जाता है, मतलब बोलना उचित है कि नहीं नहीं पता तो जो नहीं। उचित हो वही बोलिएगा। तो मैम जैसे कि होता है कि ना बोलते हैं कि लड़का मर गया अंधियारे में, नहीं, पापा मर गया अंधियारे में, लड़का का नाम पावर हाउस। अच्छा ठीक है, थैंक यू सर। रोहित, अभी जैसे आपने बताया कि आपका पुलिस प्रशासन में जाने का बहुत मन है, काफ़ी इंटरेस्टेड है, रुझान है उस तरफ। युवाओं में नशाखोरी की समस्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। ऐसे में आपको लगता है पुलिस प्रशासन कुछ योगदान दे सकता है इस समस्या का निदान करने में? यस सर, पुलिस प्रशासन जरूर दे सकता है। जैसे कि पहला तो लॉ एंड ऑर्डर इन्फोर्समेंट, फिर सर जो अपना हमारा एक्ट है नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट, उसका इन्फोर्समेंट, और सर जो नेक्सस काम कर रहे हैं उस नेक्सस को ब्रेक करने में पुलिस प्रशासन का काम है। उसके अलावा भी पुलिस प्रशासन एनजीओ सिविल सोसाइटी से भी साथ में आके इसको तोड़ने में मदद कर सकता है। रोहित, मैं गौर कर रहा हूँ पूरे डिस्कशन में आपने अपना रुझान जो पुलिस प्रशासन और व्यवस्था की तरफ जो दिखाया है, उसमें आपका फोकस प्यूनिटिव मेजर्स पे ज़्यादा है। आप डंडे पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं और फैक्ट्स, सेंसिटिविटी एंड डेटा पे कम। हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि पुलिस का फोकस डंडे से शिफ्ट होकर डेटा की तरफ होना चाहिए। तो कुछ सॉफ्ट स्किल्स के लेवल पे बताइए, पुलिस किस तरीके से काम कर सकती है? सर पहला तो मैं आपका बात से पूरी सहमत नहीं हूँ सर। जैसे मैंने बताया कि सिविक एक्शन प्रोग्राम, ट्राइबल इंटीग्रेशन और सिविल सोसाइटी, तो सर ये डंडे के मेजर्स नहीं हैं। पर इसके अलावा सर फिर जैसे कि आदरणीय मोदी जी ने कहा है हमें स्मार्ट पुलिस चाहिए, सेंसिटिव, मोरल, अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिबल और टेक बेस्ड। तो सर उसमें हम काम करेंगे सर। जैसे कि साइबर सेल की स्थापना कर सकते हैं साइबर के लिए, और फिर एनजीओस और सिविल सोसाइटी से कोऑपरेट कर सकते हैं, अकाउंटेबिलिटी को रिस्पोर्स कर सकते हैं, और केपीआई ला सकते हैं, की परफॉर्मेंस बेस्ड इंडिकेटर पुलिस रिफॉर्म में। और सर बेटर इंस्ट्रक्शन, और सर जैसे कि सुप्रीम कोर्ट जजमेंट ने भी कहा है कि डिस्ट्रिक्ट कंप्लेंट अथॉरिटी को इस्टेब्लिश करना चाहिए कि अगर पुलिस गलत प्यूनिटिव मेजर्स लेती है तो उनके भी काउंटर एक्शंस होने चाहिए। तो हम हिसाब से काम करेंगे। ठीक है। रोहित, अगर हम यूथ की बात करें तो गवर्नमेंट के मल्टीपल लेवल्स पे बहुत सारे इंटरवेंशन किए जा रहे हैं, कई नीतियां लाई गई हैं युवाओं के विकास के लिए। तो आप गवर्नमेंट की यूथ पॉलिसी के बारे में हमें कुछ बता सकते हैं? जी सर, यूथ की जो एमपी मतलब स्टेट, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की यूथ की पॉलिसी रही है वो मल्टी डायरेक्शनल रही है सर। जैसे कि अगर हम हेल्थ के लिए देखें तो किशोर योजना है, किशोर स्वास्थ्य योजना लाई गई है, हेल्थ कार्ड लाई गई है, और फिर जैसे आयुष्मान और जन आरोग्य योजना भी है, तो उसमें भी यूथ को इंटीग्रेटेड है। स्किल पे हम देख रहे हैं कि सर दीनदयाल ग्रामीण स्किल योजना है ग्रामीण एरिया के लिए, अर्बन के लिए है दीनदयाल अर्बन स्किल योजना। उसके बाद मध्य प्रदेश के द्वारा एमपी नॉलेज कमीशन बनाया गया है, और अभी हमने स्टैंड अप इंडिया स्कीम लॉन्च की है, जिससे हम फाइनेंस देंगे। मुद्रा में भी यूथ एंटरप्रेन्योर्स के लिए प्रोविज़न है, ये फाइनेंस में हो गए। और फिर सर एमपी में नॉलेज कमीशन है, फिर ग्लोबल स्किल पार्क है। एक माई भारत प्रोग्राम भी है, सुना है इसके बारे में? मेरा युवा भारत? सॉरी सर, इसके बारे में नॉलेज नहीं है। कोई बात नहीं। पुलिसिंग पे वापस आते हैं। ठीक है, आपने जैसे स्मार्ट पुलिसिंग का जिक्र किया, तो जो बेसिक लेवल ऑफ पुलिसिंग होता है वहाँ पे क्या क्या चैलेंजेस आपको देखने को मिलते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के लेवल पे? क्योंकि इंटेंट ठीक है, हमारा नोबल इंटेंट है, हम समाज के लिए बहुत सारा काम करना चाहते हैं, बट उसके साथ में सफिशिएंसी, रिसोर्स सफिशिएंसी भी ज़रूरी है। तो उस लेवल पे आप क्या चैलेंजेस देखते हैं और उनको किस तरीके से पूरा किया जा सकता है? अभी जैसे कि प्रकाश सिंह सर ने अपने इंटरव्यू में बताया था कि पुलिस के पास ट्रांसपोर्ट्स के व्हीकल्स नहीं रहते हैं, और फिर कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। 40% पुलिस स्टेशन में सीसीटीवी कैमरा नहीं है, और फिर जैसे कि वुमेन में जो वुमेन है पुलिस में उनके लिए टॉयलेट्स के इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, और एसेसिबिलिटी नहीं है। और जो हमारी ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसी है, तो अभी रिक्रूटमेंट बहुत ज़्यादा वैकेंसी, जैसे 5.5 लाख की वैकेंसी से लोअर लेवल पे। तो सर ऐसी समस्याएं हैं इसमें। ठीक है, इनको किस तरीके से रिजॉल्व किया जा सकता है? क्या गवर्नमेंट कुछ कदम उठा रही है इस डायरेक्शन में? कोई पॉलिसी, कोई इनिशिएटिव गवर्नमेंट ने लिया हो? यस सर, अब जैसे कि रिक्रूटमेंट लेवल पे तो स्टेट गवर्नमेंट्स को कहा गया है कि आप रिक्रूटमेंट्स करिए। अब फिर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने गाइडलाइंस लाई थी पुलिस रिफॉर्म के लिए, और जो सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइंस में कहा गया था। उसके अलावा सर जैसे कि डायल 100 एमपी में लाई गई है, और यूपी में भी डायल 100 लाई गई है, और टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जा रहा है, और ये सोशल मीडिया पे सारी पुलिस एक्टिव हो गई है। रोहित, मेरा अंतिम प्रश्न आपसे, कई स्टेट्स में ये प्रैक्टिस देखी गई है कि परमानेंट डीजीपीज का अपॉइंटमेंट नहीं होता है।
इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? पर मतलब इसके तो सर मतलब अगर देखा जाए तो पॉलिटिकल रीजंस है कि मतलब कोई भी स्टेट गवर्नमेंट, मतलब जैसा कि प्रकाश सिंह सर अपने इंटरव्यू कर रहे थे कि स्टेट गवर्नमेंट थोड़ा डरती हैं कि अगर डीजीपी अगर आ गया तो अगर मतलब सारी गवर्नमेंट नहीं, अगर जिसमें कुछ इश्यूज़ हैं तो वो डीजीपी अगर 2 साल का टेन्योर रहेगा तो इश्यूज जाते हैं, मतलब जो क्योंकि क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स हो गया आज 40% एमपीज और एमएलए पे क्रिमिनल चार्जेस है, मनमाने तरीके से काम नहीं कर करवा पाएंगे। रहे हैं पॉलिटिकल इंटरफेरेंस पे कंट्रोल। ठीक है रोहित। रोहित, सिंगरौली का नाम सिंगरौली क्यों है? सर ये ऋषि श्रृंगी के नाम पे पड़ा था सिंगरौली। कौन थे ऋषि सिंह? सर मतलब ये राजा दशरथ के सर कुछ रिश्तेदार में थे। अच्छा, और कैसे रिश्तेदार थे? सर नहीं पता है मतलब दामाद थे क्या? शायद साला वाला का कुछ रिलेशन था क्या। राजा दशरथ की कोई बेटी भी थी सॉरी सर नहीं जानकारी इसकी। क्या? रामायण में, वाल्मीकि रामायण में इनका उल्लेख है, इनके पुरखों का भी उल्लेख है। सॉरी सर कुछ भी इनके बारे में जानकारी नहीं है? जानकारी। अच्छा, ये बताएं कि चंदेल वंश का शासन लंबे समय तक रहा है बुंदेलखंड में। यस सर। क्या कार्यकाल था उनका? सर जो चंदेल वंश के संस्थापक थे सोहनपाल 1850 के आसपास, मतलब ये पूरी तरीके से स्टेबलाइज हो गई 1850? मतलब सर वो कंसोलिडेशन हो गया था उसके बाद से, जैसे कि सोहनपाल के पास आए, विद्याधर आए थे, धंगदेव आए थे और परमार्दी देव, और ये सर 1210 तक चला था, मतलब आसपास जब कुतुबुद्दीन ऐबक ने परमार्दी देव पे अटैक किया था। अच्छा, तो आप 1800 बजाय 800 कहना चाह रहे हैं? मतलब एग्जैक्ट नहीं याद है पर शायद 800 हो। 1800 तो नहीं होगा ना? 1800 850 सॉरी सर। हाँ, 850 से लगभग 1300, हाँ 1210 तक सर। 1210 तक। 1210 में क्या हो गया कि ये विलीन हो गया? सर ये इल्तुतमिश में जो थे उन्होंने वो परमार्दी देव पे अटैक किया था, और उसके बाद सर फिर वो एज अ फ्यूडेटरी हो गए थे, मतलब एज अ मेजर सेंट्रल पावर नहीं थे सर। अच्छा, तो चंदेलों की क्या भूमिका रही, क्या योगदान रहा? सर जो चंदेलों की सबसे बड़ी भूमिका थी वो सर खजुराहो ग्रुप्स ऑफ मॉन्यूमेंट्स बनाए उन्होंने, 85 टेम्पल्स बनाए थे जो कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं। अभी वर्तमान में सर वो 25 हैं। तो गांधी जी बड़े परेशान रहते थे खजुराहो से, क्या कहा था खजुराहो के बारे में गांधी जी ने? सॉरी सर नहीं पता है इसके बारे में, घर वो जाके कहा था कि इसको जमीन में दफन कर देना चाहिए। क्यों? सॉरी सर ध्यान नहीं है? नहीं पता। अच्छा, आपके इलाके में रीवा और सिंगरौली इलाके में कौन सा शासन था? सर बघेल बघेल था सर। प्राचीन काल में? बघेल से पहले सर करुष डायनेस्टी थी सर, करुष डायनेस्टी, और फिर त्रिपुरी का भी एक विंग था, और थोड़े बहुत एरिया में कल्चुरीज भी रहे हैं। महाजनपद काल में कौन से वंश का उल्लेख है वहाँ? बघेलखंड में सर छेदी डायनेस्टी का होना चाहिए। सही कह रहे हैं आप। कहाँ था मुख्यालय उनका? सर जेजक भुक्ति खजुराहो। अच्छा, त्रिपुरी का भी उल्लेख आता है? हाँ सर त्रिपुरी है सर। किधर है ये ये त्रिपुरी? जबलपुर सर, जबलपुर। अच्छा, त्रिपुरी में कांग्रेस का अधिवेशन भी हुआ था, यस सर। किस वर्ष? 1939 में। और क्या विषय था उसका? सर यहाँ पे इसको त्रिपुरी क्राइसिस बोला जाता है। यहाँ पे सर जो आदरणीय सुभाष चंद्र बोस थे उन्होंने गांधी जी के जो कैंडिडेट थे पट्टाभी सीतारामैया, उनको मतलब डिफीट करके वो प्रेसिडेंट बने थे। तो सुभाष चंद्र बोस शायद मानते थे कि हमें तत्काल लोकतंत्र नहीं अपनाना चाहिए, 20 वर्ष तक लोगों को प्रशिक्षण देना चाहिए। यस सर। तो आपको क्या लगता है, सही कहते थे? सर मतलब तो इसका सर हमें मिश्रित रूप अपनाना था कि लोकतंत्र के साथ भी हम प्रशिक्षण दे सकते थे, और हमने दिया भी है, तो यही है। चलिए ठीक है रोहित, आपका इंटरव्यू हो गया, आप जा सकते हैं। पहले दिया इंटरव्यू? हाँ सर। कि कब दिया? 2020 में दिया है। 20 में दिया था? यस सर। कैसा रहा था? ठीक था सर। ठीक था, बातचीत अच्छे वातावरण में हुई? हाँ सर। सवालों का जवाब दे पाए थे उन दिनों भी? हाँ सर। ठीक है, तैयारी आपकी अच्छी है, आपकी एंट्री ठीक है, बैठने की भंगिमा, ड्रेस सेंस वगैरह सब ठीक है, हाजिर जवाबी है आप में, वाकपटुता है और नॉलेज भी अच्छा है। जो भी सवाल पूछे जाते हैं उसको आप तुरंत संदर्भित करके उसका जवाब दे पा रहे हैं, इसका मतलब कि काफ़ी अध्ययन किया है आपने। तो हमें तो सब कुछ सही लग रहा है, ठीक है, बाकी सब चीज़ें बहुत अच्छी हैं, नॉलेज वगैरह अच्छा है। सिंगरौली सिंह ऋषि के वैसे हैं तो उनके बारे में थोड़ा सा पता कर लीजिए। यस। रामायण में वाल्मीकि रामायण, उनका अच्छा खासा उल्लेख है,
ढूंढिएगा तो थोड़ा सा समय लगेगा, 1 घंटा लगेगा, पढ़ लीजिएगा। उन्हीं के द्वारा एक यज्ञ कराया गया था राजा दशरथ के लिए, और उसी यज्ञ के फलस्वरूप राजा दशरथ को 4 पुत्र प्राप्त हुए। वो सब कहानी उसके अंदर है, तो पढ़ लीजिएगा। खैर बाकी जो सामान्य चीज़ें पढ़नी चाहिए कि इतिहास, परंपरा, संस्कृति, वो सब तो आप ठीक बता रहे हैं। इकोनॉमी भी थोड़ा बहुत जानना चाहिए, जीडीपी, पर कैपिटा इनकम, कृषि, उद्योग, ये सब, क्योंकि जनता का एक बहुत बड़ा वर्ग कृषि पर आश्रित है अपने आजीविका के लिए, रोजमर्रा के जीवन के लिए। तो संस्कृति तो तभी काम आती है ना, जब भूखो भजन ना हो, गोपाला अगर भूखमरी रहेगी तो चाहे इमारत जितने भी सुंदर बने हों, चित्र जितने भी सुंदर बने हों, वो काम के नहीं रहते। तो वो भी थोड़ा सा बुनियादी ज़रूरतें हैं, उनके बारे में, रोजगार क्या है, गरीबी कितनी है, थोड़ा सा पढ़ लीजिए। वक्त आपके पास थोड़ा सा है, 1 हफ्ते का वक्त है। मध्य प्रदेश सरकार का इकोनॉमिक सर्वे है, उसी का 1 आधा अध्याय पढ़ लीजिएगा तो सब पता लग जाएगा। क्योंकि बाकी सब नॉलेज आपका इतना अच्छा है कि लग रहा है कि अब उसी के चलते क्यों मामला कमज़ोर पड़े। ठीक है, तो बढ़िया है, खूब बढ़िया से मुझे लगता है आप इंटरव्यू दीजिए। अंक आपके तब भी अच्छे ही मिले होंगे, पता नहीं लगा होगा ना अभी आपको। मेंस में हो सकता है कुछ कमी रह गई होगी उन दिनों, इस बार मेंस बेहतर है। हाँ सर, बेहतर है। इंटरव्यू में अच्छे मार्क्स आएंगे आपके। कोई संशय हो या कोई प्रश्न हो तो पूछ लीजिए। सर थोड़ा ग्रेजुएशन वीक है। क्या वीक है? ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट पे कमांड साइंस। तो अब जो कि हफ्ते दिन में बहुत ज़्यादा तो नहीं कर सकते, लेकिन आप बॉटनी जूलॉजी के छात्र हैं तो थोड़ा बहुत जंगल वगैरह, वन संसाधन वगैरह के बारे में पढ़ लीजिएगा। वनस्पति का स्वरूप क्या है, इधर अपना आर्द्र पर्णपाती जलवायु है, उधर शुष्क पर्णपाती जलवायु है। आपके इलाके में नॉर्थ ईस्ट में भी पर्णपाती ही जलवायु है, वहाँ भी वही है। तो ये सब थोड़ा पढ़ लीजिए। अलग अलग जंगल, फॉरेस्ट कवर कम है या ज़्यादा है, ये सब पढ़ लीजिए। और रोज़मर्रा के उपयोग के लिए जो बीमारी वगैरह है वो सब थोड़ा सा देख लीजिए। लेकिन अब तो 1 हफ्ता है तो उसमें जितना कर सके करिए, और ज़्यादा चिंतित ना रहिए। अगर मान लीजिए आप पूछ भी बैठते हैं तो विनम्रतापूर्वक स्वीकार कर लीजिए कि सर अभी ध्यान नहीं आ रहा है, पढ़ लूँगा। ठीक है सर। ठीक है, चलिए, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।